लोगों को एक दिन के अंदर रीसेलिंग बिजनेस खोलना है और उनको अगले दिन ही उनको एक एक दो दो हज़ार का प्रॉफिट करना है। और हाँ। वैसा रीसेलिंग में क्या दुनिया में किसी भी बिजनेस पे होता नहीं है। जिस बिजनेस पे होता है वो बिजनेस स्कैम होता है। हाँ। तो मैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताता हूँ। आज भी लोगों को लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस में पैसा नहीं है या ऑनलाइन बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जब हम घुसते हैं उसके अंदर तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है और ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा है। आज भी है, आगे भी हो गई कम्प्लीटली। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे रीसेलिंग बहुत कम हो रही है और शायद से आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी? इंडिया में रीसेलिंग इंडस्ट्री $7 बिलियन बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है बाय 2025। तो अगर आपको रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको उस इंडस्ट्री के बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, देन डेफिनेटली यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो, बिकॉज ऑन दिस एपिसोड ऑफ एंटरप्रेन्योर टॉक्स वी हैव विथ अस लक्षित सेठिया, फाउंडर ऑफ सोशल सेलर एकेडमी, और जो अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू रीसेलिंग बिजनेस के बारे में सिखाते हैं। दोस्तों, लक्षित रायपुर छत्तीसगढ़ से है और बहुत ही बड़ा और अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हैं। लक्षित एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो इंडिया के टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, कि अगर आप अपना एक पैशन फॉलो करो, अगर आप अपने ऑडियंस की एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आप भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, जस्ट लाइक लक्षित। And now we are available on all the major audio platforms, so just go and search Entrepreneur Talks by the Spotlight India and you will find the audio version of this podcast. So please enjoy step-by-step guide on how to start reselling business in India with Lakshit Sethia on Entrepreneur Talks. मुझे ये जानना है कि आप लॉयर हो पेशे से, तो ये लॉयर से फिर एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी क्या है? सो बेसिकली जब मैं एक लॉ स्टूडेंट था तो जब से ही मेरा इंटरेस्ट स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा था। और कॉलेज में जब मैं थर्ड ईयर में था, जब भी एक अंदर से एक नहीं पता एक जुनून होता है ना कि भाई सारे लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री उस हाँ। समय बूम हो रही थी। फ्लिपकार्ट, अमेजन इंडिया में जस्ट एंटर किए थे और हर तरफ उनकी हाइप थी। तो हमको भी लगा कि चलो यार हम भी खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था वो तो था पैसा, कि भाई कॉलेज में है, हमको एक्स्ट्रा पैसे कमाना है और हमको कुछ ना कुछ तो करना है। अब कॉलेज में थे, कॉलेज हमारा कॉलेज ना क्लोज कैंपस था, हम बाहर नहीं जा पाते थे, तो अंदर ही रह के कुछ करना था। तो जाहिर सी बात थी कि ऑनलाइन ही कुछ करना है और ई कॉमर्स हमको उस समय सबसे ईजीएस्ट तरीका लगा कि चलो इसमें कुछ कर सकते हैं। सो फ्रॉम देयर वी आई स्टार्टेड ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें मैं बेसिकली सूरत के जितने भी होलसेलर्स होते हैं जो इंडियन वुमेन्स ट्रेडिशनल वेयर, एथनिक वेयर रखते हैं, उनसे मैं प्रोडक्ट्स लेके, प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ लेके अपनी वेबसाइट में अपलोड करता था और उसकी मार्केटिंग करके सेल करने की कोशिश करता था। सो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया शुरू में, लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरी पर्सनल ब्रांडिंग कम हुई, मतलब मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम से तो बहुत अच्छे, बहुत काफ़ी सारे जो मेरे पहचान के लोग थे वो लोग तो आए, बट उसके बाद लोग आना कम हो गए और डिजिटल मार्केटिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। सो आई स्टार्टेड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन सोशल मीडिया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ज़्यादातर लोग अब जो है इंस्टाग्राम से ही आते हैं, क्यों ना अपने इंस्टाग्राम पे थोड़ी मार्केटिंग करते हैं। उस समय उतना ज़्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में भी पता नहीं था। सो आई स्टार्टेड सोशल मीडिया मार्केटिंग करना। जो प्राइमरी मेरा जो प्लेटफॉर्म था वो इंस्टाग्राम ही था और इंस्टाग्राम से एक चीज़ समझ आई कि यार इंस्टाग्राम पे लोग सारी चीज़ बेच रहे हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जो शूज़, वॉचेस, ग्लेयर्स, आप जो प्रोडक्ट बोलो वो सारी चीज़ें बेच रहे हैं। और मेरे पास कस्टमर्स आते थे तो कुछ लोग थे वो गर्ल्स वेस्टर्न वियर की भी डिमांड करते थे। कुछ ऐसे कस्टमर्स आते थे जो बॉयज़ के टी-शर्ट्स है, शर्ट्स है, उनकी भी डिमांड करते थे। तो मैंने क्या किया था कि अपने साथ वाले और 1-2 लोग जो ये काम कर रहे थे, उनसे टाई अप करके रख लिया था। तो मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स आते थे मैं उनको दे देता था। तो कुछ इस तरीके से धीरे-धीरे करते-करते ग्रो होना शुरू हो गया और ज़्यादा फॉलोअर्स आना शुरू हो गए और हम हर कैटेगरीज़ में काम करना शुरू कर दिए कि बॉयज़ के भी गैजेट्स भी सेल करते थे, वेस्टर्न वियर भी सेल करते थे, शूज़, वॉचेस, हर प्रकार के प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिए। बट इवेंचुअली एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि कोर जो है वो होता है डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग पैसा खर्चा करो तो कोई भी कर सकता है। बिना पैसा खर्चा किए डिजिटल मार्केटिंग जो सीख गया वो इंसान ई कॉमर्स क्या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन बिजनेस को क्रैक कर सकता है। और बस यहीं से ही आप मान के चल लीजिए कि हमारी जो जर्नी है वो शुरू हुई,
क्योंकि कोर पॉइंट पता चल गया था कि क्या है, और उसी के ऊपर फिर हमने धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे बॉट्स वगैरह बनाने शुरू किए, और धीरे धीरे यहाँ तक कि यूट्यूब की वो जर्नी आ गई कि मैंने खुद सीखता गया, मैं खुद ही सीखता गया, और फिर वो जो जो सीखता गया उसको लोगों को बताते ही गया, धीरे से ये चीज़ें ग्रो हो गई। राइट, बढ़िया है ये। और आपकी सबसे पहली अर्निंग क्या थी रीसेलिंग में से? मेरी जो सबसे पहली अर्निंग थी वो 500 रुपये की थी। 500 रुपीज़ की अर्निंग थी। एक हफ्ते में मैंने 500 रुपये कमाए थे, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऑर्डर्स ज़्यादा आते गया, तो फिर वो धीरे धीरे वो जो 500 रुपये था, 500 रुपये का एक ऑर्डर में मेरी मार्जिन लगभग 400-500 रुपये की होती थी। तो जैसे जैसे ऑर्डर्स ज़्यादा आना शुरू हो गया तो वो हो गया। फिर एक समय था लगभग 6 से 7 महीने बाद, जब हमारी अर्निंग लगभग 1 लाख से ऊपर की हो गई थी। सो ये शुद्ध प्रॉफिट था, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स तो रखते नहीं थे, हम सिर्फ ट्रेडिंग करते थे, अपने होलसेलर से प्रोडक्ट लेते थे, उसको इंस्टाग्राम पे प्रमोट करते थे। इंस्टाग्राम पे प्रमोट करते थे तो कस्टमर्स आते थे हमारे पास, कस्टमर से डील करते थे, कस्टमर को सेल करते थे प्रोडक्ट, वो भी प्रीपेड में, कैश ऑन डिलीवरी में भी नहीं। उस समय पूरा प्रीपेड ही चलता था। और सेल करने के बाद उसके बाद जो भी हमारे जो होलसेलर्स थे उनको वापस ऑर्डर अपना प्लेस कर देते थे। सिंपली इस तरीके से हमारा जो पूरा बिजनेस है वो चलता था। राइट। इन अ वे इस पॉडकास्ट के अंदर मेरा यही रहेगा कि रीसेलिंग के ऊपर इस इंडस्ट्री के बारे में हम लोग और से और जाने, क्योंकि जब से मैंने ये सुना है कि ये इंडस्ट्री $7 बिलियन बनने वाली है, वो बहुत बड़ा नंबर है। राइट। इस पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम लोगों को और ज्यादा से ज्यादातर हम लोग अवेयर करें इस इंडस्ट्री के बारे में, ये इंडस्ट्री कैसे चलती है। बिल्कुल, मैं आपको रीसेलिंग के ना डिफरेंट लेवल्स बताता हूँ कि एक्चुअल में रीसेलिंग बिजनेस सिर्फ यही नहीं होता कि आप व्हाट्सएप पे सेल करते हो। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। सोशल कॉमर्स का डिफरेंट लेवल होता है। जब कोई इंसान बिना कुछ इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस को चालू करता है, जिसके पास बिल्कुल भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो रीसेलिंग से चालू करता है। इसका ये मतलब है कि वो किसी होलसेलर से प्रोडक्ट लेता है, आगे सोशल मीडिया पे सेल करता है। इस पे कोई भी उसका इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, लेकिन किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट लगता है? टाइम का। तो ये चीज़ अगर कोई बोल रहा है कि कोई बंदा अगर आपको बोल रहा है कि बिना इन्वेस्टमेंट किए अगर मान के चल लो आप पैसा कमा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, लेकिन आप टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हो। रीसेलिंग से जब वो धीरे से ऊपर आता है तो वो सोशल कॉमर्स में आ जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, अपनी बेसिक सी सोशल कॉमर्स वेबसाइट बनाता है और उस पर प्रोडक्ट्स रखता है, और सेम रीसेलिंग ही करता है, बट अब उसकी एक वेबसाइट होती है जहां से वो डेटाबेस को कलेक्ट करता है। राइट। अगर कोई भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा तो उनके लिए मतलब जस्ट एक वैल्यू एडिंग चीज़ है कि ऑनलाइन की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेटाबेस ही होता है। और आप कोई भी बिजनेस करो, आपको डेटाबेस अपने पास सेव करके रखना बहुत ज़रूरी है। सारे कस्टमर्स का डेटाबेस बिल्ड करना ज़रूरी है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े स्टार्टअप्स अपनी खुद का डेटाबेस ही क्रिएट कर रहे हैं। राइट। सोशल कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जब वो और ऊपर आता है तो खुद की अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करता है, या फिर वो होलसेलर बनता है रीसेलर्स के लिए। राइट। कि कोई ऐसा होलसेलर बन जाता है, खुद ही प्रोडक्ट स्टॉक रखना शुरू कर देता है और रीसेलर्स को देता है। राइट। और जब ये हो जाता है कि वो होलसेलिंग में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसके बाद वो अपने खुद के टेक प्रोडक्ट्स यूजुअली अगर उनको और बड़े स्केल पे करना है तो वो मार्केट प्लेस अपना बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे मीशो एक मार्केट प्लेस आया कि वो मल्टीपल होलसेलर्स को अपने खुद के ऐप में रखना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर वो रहेगा तो वो 1 या 2 कैटेगरी पे ही होलसेलर बन पाएगा, बट अगर वो मल्टीपल होलसेलर को अपने ऐप में रखेगा तो वो उनसे भी कमीशन चार्ज कर सकता है। तो कुछ इस तरीके का मॉडल होता है। आप ये डिफरेंस बता सकते हो ऑडियंस को कि सोशल कॉमर्स और ई कॉमर्स का डिफरेंस क्या होता है, कि ये भी बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। ओके, श्योर। इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा वो आपको एक क्वेश्चन से करूंगा। ठीक। आपने ई कॉमर्स के नाम पे इंडिया में अमेजन, फ्लिपकार्ट के बारे में सुना है। हाँ। आपको पता है अमेजन और फ्लिपकार्ट कितने % डिजिटल कॉमर्स पे कंट्रीब्यूट करते हैं? इंडिया के जो डिजिटल सेलिंग होती है उस पे कितना % कंट्रीब्यूट करते हैं? नहीं आइडिया। खाली 15%। ई कॉमर्स के नाम पे हम अमेजन और फ्लिपकार्ट को ही जानते हैं क्योंकि वो एडवर्टाइज किया जाता है। हाँ। बट 85% सेल्स जो डिजिटल सेल्स होती है आज भी इंडिया में सोशल मीडिया के थ्रू होती है, व्हाट्सएप के थ्रू होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू होती है। तो 85% जो मार्केट है ये सोशल कॉमर्स का मार्केट है। सोशल कॉमर्स मतलब कोई भी इंसान जो सोशल मीडिया को एज अ सेलिंग प्लेटफॉर्म यूज करता हो, कोई भी ऐसा कस्टमर जो सोशल मीडिया से बाय कर रहा हो या फिर सोशल मीडिया से इंस्पायर होके बाय कर रहा हो। आज हम कोई भी चीज सोचते भी हैं तो हमको इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट आ जाती है उसकी। हाँ। फिर हम जाते हैं उसकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, खरीदते हैं।
तो ये एक तरीके का सोशल कॉमर्स ही हो गया, क्योंकि हम सोशल मीडिया के थ्रू एंगेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उस ब्रांड के बारे में जान रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, और अल्टीमेटली उनके कस्टमर बन रहे हैं। सो जो भी सेलिंग सोशल मीडिया के थ्रू होती है उसे हम सोशल कॉमर्स कहते हैं। और इट्स अ वे वेयर पीपल कैन सेल विदाउट एनी टेक इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी टेक का हाँ। इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। इंस्टाग्राम अकाउंट खोलो, इंस्टाग्राम पे अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, फोटोज अच्छी है, तो वहीं से ही आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। राइट, राइट। और मान लीजिए कि मुझे एक रीसेलिंग बिजनेस चालू करना है, तो ओके, सबसे पहला स्टेप मुझे क्या फिगर आउट करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर है, किस प्रोडक्ट के ऊपर है। तो राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट। हाँ। प्रोडक्ट के बाद आपका ब्रांडिंग आ जाती है कि आप उस प्रोडक्ट से क्या मैसेज देना चाहते हैं, राइट। सो ब्रांडिंग और प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिनकी उसकी एडवर्टीजमेंट से कोई रिलेशन नहीं रहती है, हाँ। राइट। सो जैसे बनियाइन की एड आती है, लेकिन हीरो आके हीरोइन को बचाता है, गुंडों को मारता है, तो हाँ। बनियाइन और उस उनके प्रोडक्ट में और उनके ब्रांडिंग में कोई कोरिलेशन नहीं होता है, बट देयर इज वन ब्रांडिंग टू इट, कि वो एक मैस्कुलिनिटी उसमें शो करना चाहते हैं। वैसे ही आप अपना ब्रांडिंग डिसाइड करते हो। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि भाई आप कितना ज़्यादा टाइम उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट, आप ये डिसाइड करते हो। राइट। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी कंफर्म है कि हाँ भाई मैं इतना पैसा या इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उस सप्लायर को सर्च करने जाते हो। कि सपोज आप जस्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप बॉम्बे से हैं और आप दिन के 4-5 घंटे निकाल लेते हैं जिसमें आप फ्री रहते हैं, और उस 4-5 घंटे में आपको कुछ कोई ब्रांड बनाना है या कुछ रीसेलिंग करना है। तो हाँ। आप वॉच एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें बॉम्बे में ही बहुत सारे अच्छे होलसेलर्स हैं, बहुत सारे अच्छे सप्लायर्स हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। और कनेक्ट करने के बाद उनसे प्रोडक्ट लेके आप इनिशियली एकदम इनिशियल लेवल पे इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर सकते हो। ओके। और धीरे धीरे जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो होता है, आप वेबसाइट पे या फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हो। हम एज अ कंपनी ये सारी चीज़ों में ही आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब यूट्यूब तो एक तरीका हो गया, एक जरिया हो गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को जितना हो सके अपने बारे, मतलब इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली लोग हमारे पास आते हैं तो उनको हम होलसेलर्स के बारे में और डिटेल्स बताते हैं। उनको टूल्स चाहिए रहते हैं, वेबसाइट्स चाहिए होती है, तो उनके लिए वेबसाइट्स और टूल्स बिल्टअप करते हैं। जो सप्लायर्स होते हैं उनको एप्लीकेशन चाहिए रहता है तो ऐप्स देते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एज अ कंपनी हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। राइट, राइट। और मुझे ये फर्स्ट स्टेप पे आना है कि जैसे आपने बोला कि आपको आपको सोचना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस जगह पे है, आपको क्या करना है। ये तो वो एक नीश किस किस हिसाब से डिसाइड करें कि यही नीश है। जैसे मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आपने बोला था कि रीसेलिंग में क्या है कि आप अगर आपकी पेज के ऊपर 10 प्रोडक्ट्स होगी तो कस्टमर आपका बता जाएगा कि ये क्या बेच रहे हैं। बट अगर राइट। एक नीश के अंदर का प्रोडक्ट होगा, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हो और इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट ही है, तो कस्टमर को कंसिस्टेंसी रहेगी कि नहीं, ये ट्रस्ट कर सकता हूँ मैं इसके ऊपर। तो वो नीश कैसे डिसाइड करते हैं? ओके ओके, सो कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो सबसे पहली चीज़ जो निश है, हर प्रोडक्ट की एक मार्केट होता है, चाहे हाँ। भले ही वो मार्केट सेचुरेटेड क्यों ना हो। आज कई लोग बोलते हैं कि शूज़ बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड मार्केट है, देयर आर लॉट ऑफ रीसेलर्स, बट स्टिल बहुत सारे नए रीसेलर्स आ रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, जो जिसको मैं अपना पर्सनल कंसिडर करता हूँ, वो होता है सबसे पहले साइज ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जितना छोटा है उतना अच्छा होता है, क्योंकि उतना उसको शिपिंग करना सस्ता होता है, ईजी होता है, उसकी इन्वेंट्री आप रख सकते हो, और फिजिकली वो प्रोडक्ट बहुत ईजीली हो सकता है, बहुत ईजी हो जाता है सेल करने के लिए ऑनलाइन। राइट। उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट जिसमें साइज इशू ना हो, मतलब जिसमें जैसे जूते में होता है ना साइज 7, साइज 8, साइज 9, साइज 10, तो ऐसे साइज के हिसाब से प्रोडक्ट डिवाइडेड ना हो। जैसे वॉचेज है, वॉचेज में कोई साइज नहीं होती है, एक ही यूनिवर्सल साइज होती है, चाहे वो छोटा आदमी है चाहे बड़ा आदमी है, सबके लिए एक ही साइज होती है। तीसरी चीज है प्रोडक्ट यूनिसेक्स हो तो वो और अच्छा है, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसको मेन भी यूज कर सके और वुमेन्स भी यूज कर सके, तो जस्ट आपका जो मार्केट है वो डबल हो जाता है। सो वो और बेटर प्रोडक्ट माना जाता है। उसके बाद मैं बोलूंगा कि ऐसे प्रोडक्ट जो एसेट हो आपके लिए,
मतलब जिसको आप अगर रखें तो समय के साथ उसकी वैल्यू डाउन ना हो, समय के साथ उसकी वैल्यू अप हो। वैसे प्रोडक्ट भी अगेन बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी। आजकल जो सिल्वर ज्वेलरी है ये 500-600 रुपए में मिल जाती है। हाँ तो ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि इसकी वैल्यू इन फ्यूचर बढ़ेगी क्योंकि सिल्वर की प्राइस बढ़ रही है। तो ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग टाइप के क्राइटेरियाज होते हैं, बट सबसे मेजर क्राइटेरिया मैं आपको ये बोलूँगा कि ऐसे प्रोडक्ट जो फैशन इंडस्ट्री से कनेक्टेड है और जिसका साइज छोटा है, वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। राइट राइट। और आपने फिर बोला कि कि मिनिमल इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं है ऐसा नहीं है, बट इधर टाइम का इन्वेस्टमेंट है। अगर पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं बिल्कुल होगा, जहाँ पे पैसे का इन्वेस्टमेंट है जहाँ टाइम का investment। तो आपको क्या बिल्कुल। लगता है कि जब एक कोई भी रीसेल बिजनेस में एंटर करना चाहता है तो उसको कितना मिनिमम टाइम देना चाहिए? सो इनिशियली जब वो एंटर कर रहा है बिजनेस का, तो दिन में उसको लगभग 1 से 1.5 घंटा देना चाहिए। 1 से 1.5 घंटा? 1 से 1.5 घंटा एकदम स्टार्टिंग में। ऐसा ओके। नहीं कि और पूरा का उसमें पूरा टाइम उसी में ही डेडिकेट कर दिए, उसमें बट क्या करना है? उसमें खाली कुछ नहीं, उनको जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है और जो कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके ऊपर और अच्छे से रिसर्च करना है और उसके ऊपर और अच्छा कंटेंट बनाना है। सपोज फॉर एन एग्जांपल कि मैं वॉच का बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, मैंने सेटअप वगैरह कर लिया, अपना एक अकाउंट बना लिया है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट शॉपिंग पेज जैसा बनाए। हाँ मेन टाइम लगता है जब हम उसमें कंटेंट डालते हैं। तो अब मैं अगर वॉच सेल कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं ये सर्च करूंगा कि इंस्टाग्राम पे वॉच से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे अच्छे कंटेंट है जो वायरल जा रहे हैं, जिसकी एक राइट सिंपल सी टेक्निक है। कोई भी मैं न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाऊंगा और सर्च करूंगा वॉचेस, तो मेरे को टॉप पे जो उसके एक्सप्लोर पेज है उसके टॉप में मेरे को बहुत सारी रील्स और फोटोज दिख जाएगी जो कि अच्छी ट्रेंड कर रही है। और हाँ वहां से मैं उनकी फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट देख सकता हूँ और उन वॉचेस को देख सकता हूँ और समझ आ जाएगा कि या हाँ ये ग्लोबली टॉप में जा रही है, मतलब हर कोई लाइक कर रहा है इसको। उस कंटेंट को मैं रीपोस्ट कर सकता हूँ या फिर उस कंटेंट के जैसा मैं खुद ही अपना खुद का कंटेंट बना सकता हूँ। राइट। राइट सपोज मेरा होलसेलर है, उससे मैंने 1 या 2 ऐसी वॉच ली सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए, और उस 1 या 2 वॉचेस में मैं अच्छी फोटो शूट कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जितने अच्छे से हाँ आप अपनी चीज़ों को दिखाएंगे उतना अच्छा आप सेल कर पाएंगे। सो दिस या इज वन थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एट इनिशियल लेवल। राइट। अभी हमने नीश डिसाइड कर लिया कि हम वॉचेस बेच रहे हैं और हाँ, हम अभी टाइम भी निकाल रहे हैं अपने कंटेंट के लिए। अभी नेक्स्ट प्रोसेस उसका क्या होगा? अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि भाई धीरे से अब आपको इंक्रीज करना है, अपनी रीच को इंक्रीज करना है। आप एक तो सबसे पहले फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स है, उनके साथ सबसे पहले आप इंटरनली कोलैबोरेट करो कि आई हैव लॉन्च दिस ब्रांड और मेरा बहुत अच्छा विजन है, प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करो और ये मेरा एक कंटेंट है, इसको भी आप रीपोस्ट करो। जितने ज़्यादा हो सकते फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से आप रीपोस्ट करवाओ। हाँ चलो ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये है, जब आपको विजिबिलिटी चाहिए तो बहुत सारे मीम पेजेस होते हैं और बहुत सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। आप उनसे कोलैबोरेट करते हो और आप अपना कंटेंट देते हो कि देखिए ये मेरी बिजनेस की एक वीडियो है, इसको प्रमोट करना है आपके चैनल पे, आपकी स्टोरीज के थ्रू या पोस्ट के थ्रू, आप कितना चार्ज करेंगे आप बताइए। तो इस तरीके से वो भी अपना एक चार्जेस, अपना एक रेट जो है वो कोट करते हैं। किसी के 500 रुपये रहते हैं, किसी के 1000 रुपये रहते हैं। कोई कोई जो बड़े पेजेस होते हैं वो 2-3 हज़ार रुपये भी चार्ज करते हैं। सो आप इस तरीके से इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप कोलैबोरेट करते हो उनके साथ और अपनी प्रमोशन करते हो, मार्केटिंग राइट करते हो। राइट अब यहाँ से आपको कस्टमर का फ्लो आना शुरू हो जाता है धीरे से। ठीक है, फ्लो तो जब आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स ही शेयर करते हैं तो वहाँ से आपके 2-3 कस्टमर निकल आते हैं। मतलब आपका इतना पैसा तो निकल ही जाता है कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, किसी कैंपेन के लिए आप बजट निकाल ले अपना। निकाल लेते। 1-2 हज़ार रुपये आप वहाँ से कमा ही लेते हैं ईजिली। हाँ अनटिल एंडलेस अगर आपकी कोई भी जान पहचान का नहीं है या कंप्लीटली आप सीक्रेट रखना चाहते हैं तो अलग बात है, बट उतना हो जाता है। और जैसे ही आपके पास कस्टमर का फ्लो आता है तो आपका मेजर चैलेंज होता है कि उन कस्टमर्स में से ज़्यादातर कस्टमर्स को कन्वर्ट करना, क्योंकि कस्टमर लाना कभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती। हाँ वो आप पैसा देंगे, इन्फ्लुएंसर्स अच्छे रखेंगे, धीरे धीरे वो होते जाता है, सेट हो जाता है आपका कि वो एक सेट हो गया। सपोज एक मीम पेज है जो 1 मिलियन का है और उसमें मैं हमेशा प्रमोट करवाता हूँ, तो उसका एडमिन मेरे से बहुत अच्छा सेट हो गया और मेरा प्रमोशन अच्छा जाता है, मेरे को अच्छे कस्टमर्स आते हैं, तो वो सेट हो जाता है। हाँ लेकिन प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर जब आपके पास आते हैं तो आप मैनेज कैसे कर रहे हो उसको व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
चलो 4-5 लोग हैं तो बहुत इजीली, ज़्यादा से ज़्यादा चलो मान के चलता हूँ कि मैं 50-100 लोग हैं तो भी उनको व्हाट्सएप से इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। बट जब दिन में इमेजिन करो आपको 1000-2000 कस्टमर आए तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो यहाँ पे मेन चीज़ें शुरू होती है। यहाँ पे आपको और टेक्निकल बनना पड़ता है, आपको व्हाट्सएप एपीआई पे शिफ्ट होना पड़ता है ताकि आप अकेले नहीं, अपने दोस्त लोग के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर किसी एम्प्लॉय को हायर करके आप सेल्स प्रोसेस को और अच्छे से फर्निश करें और ज़्यादा कस्टमर के साथ एंगेज करें, उनके डाउट्स को और अच्छे से बताएं, ज़्यादा कन्वर्ट करें। अब यूजुअली क्या होता है मार्केट में, अगर 100 कस्टमर आए हैं तो 100 में से लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 को ही सेल कर पाते हैं। हाँ 85 कस्टमर्स जो होते हैं वो उनको हम सेल ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उतने अच्छा पिच नहीं कर पाते, उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। और यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि उन कस्टमर्स को रीटारगेटिंग करना, समय समय पे आउटरीच करना, ये यहाँ से Right. ग्रोथ अच्छी आती है। राइट राइट। और जैसे अभी आपने बताया कि वो व्हाट्सएप वाला, तो हाँ, एक व्हाट्सएप बिजनेस का मतलब इनिशियल प्रोसेस, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो व्हाट्सएप बिजनेस एक नॉर्मल ऐप ही होता है व्हाट्सएप का, जिसपे आप अपने बिजनेस को प्रॉपर, आप अपनी बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने खुद का कैटलॉग बना सकते हैं, आप क्विक रिप्लाईज सेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्विक रिप्लाईज होता है, देखो, हाँ क्योंकि कस्टमर आता है तो उसको तुरंत रिप्लाई चाहिए होता है। हाँ और व्हाट्सएप बिजनेस पे एक फीचर होता है जिसपे आप क्विक रिप्लाईज, मतलब जो भी कस्टमर पूछने वाला है वो आप पहले से सेव करके रख सकते हो। अब 99% कस्टमर सेम चीज ही पूछते हैं कि हाँ कितने दिन में आएगा प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, आपका रिटर्न प्रोसेस कैसा है, कैश ऑन डिलीवरी देते हैं कि नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कस्टमर के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको समझ आ जाता है कि वो 15-20 क्वेश्चंस ही आपके पास आने वाले हैं। हाँ तो उसका आप पहले से आंसर बना के रख देते हो एक बहुत अच्छा। कस्टमर ने जैसे ही वो क्वेश्चन किया, आप एक प्री डिफाइंड प्री मेड टेम्पलेट है वो कस्टमर को सेंड कर देते हो। सो ये तो होता है व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू, जो इजीली हो जाता है। और कुछ जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो जिनके पास सिस्टम है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप पे वर्क करते हैं, वो अपने व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन होता है उसमें अपने व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करते हैं। right. बट जब आप धीरे से ग्रो होते हो तो व्हाट्सएप बिजनेस भी आपके लोड को सहन नहीं कर पाता। व्हाट्सएप आपका स्लो होना शुरू हो जाता है, क्रैश होता है, व्हाट्सएप बंद होना शुरू हो जाता है, और आपकी पर्सनल लाइफ तो पूरी खत्म ही हो जाती है व्हाट्सएप से। तो इसीलिए हम व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है उसको यूज करते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे ये व्हाट्सएप का ही एक प्रोडक्ट है हाँ, जो कि ब्रांड्स यूज करते प्रोडक्ट बेचने के लिए। आपने देखा Right. होगा मेक माई ट्रिप, गो एबीबो, इनके पास वेरीफाइड व्हाट्सएप का अकाउंट होता है आजकल, हाँ, ग्रीन टिक हाँ, लगा होता है। हाँ, तो वैसे ही आपको भी एक अकाउंट मिल जाएगा, उसमें ग्रीन टिक तो नहीं होगा शुरू में, बट आपका व्हाट्सएप एपीआई अप्रूव्ड होगा और वो आप कंप्यूटर पे एक प्रॉपर सिस्टम से करोगे। अब इसमें Right. आपके 10,000 लोग भी आ जाए तो आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आप Right. टीम क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरे जैसे 4 और बंदे रख सकते हो कस्टमर Right. से डील करने के लिए, राइट। तो इजी हो जाता है। तो उसका कॉस्ट कितना रहता है ऑन एंड अराउंड एक साल व्हाट्सएप का? बिजनेस एपीआई का आपको पर मंथ का कॉस्ट है लगभग, आपको जो एक होता है उसका प्लेटफॉर्म जिसका हाँ। कॉस्ट होता है। हाँ जैसे इंटरेक्ट एक प्लेटफॉर्म है, एआई सेंसी नाम का भी एक प्लेटफॉर्म है, वॉटी नाम का भी एक प्लेटफॉर्म है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इंटरेक्ट को यूज करते हैं और उसका हमारा पर मंथ का 1,000 रुपए का हमारा सब्सक्रिप्शन लगता है, पर Right. मंथ का 1,000 रुपीज। और उसके बाद जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उस पे हमारा 0.48 पैसा लगता है जब भी हम 2,000 व्हाट्सएप मैसेजेस क्रॉस करते हैं उसके बाद। ओके। तो अगर मैं पूरा मान के चल लूँ कि इतना बड़ा हमारे यूट्यूब चैनल से इतने सारे लोग आते हैं और इतना ट्रैफिक रहता है, तो उसके बाद में भी मेरे महीने का खर्चा व्हाट्सएप का लगभग 2,500 के आसपास का होता है। ओके। अगर कोई बेसिक लेवल का ई कॉमर्स चला रहा है या इंस्टाग्राम का है, तो वो इजीली उसका 1,000-1,500 में हो जाएगा खत्म। राइट। और 1,000-1,500 तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको अगर अपना इजीली, business- ऑफ कोर्स। आप business उससे चला पूरी टीम क्रिएट कर रहे हो यार, आप हाँ। पूरा लोगों को मैनेज कर रहे हो। हाँ। अच्छा, वो अकेला ऐसा तरीका है जिससे आप बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड कर सकते हो ट्रू सबको, और कोई तरीका नहीं है। हाँ सो और आपको अपडेट करना है अपने सारे लोगों को, रीटारगेटिंग करना है। वो जो मैंने बताया ना 85% लोग तो खरीदते ही नहीं है क्योंकि ट्रस्ट हाँ, नहीं होता। हाँ। तो उनको इवेंचुअली आप रीटारगेट करते हो, तो उसमें से भी कई लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं वापस आपके पास, प्रोडक्ट बाय करते हैं। राइट। तो वो भी एक चीज हो जाती है कि आप कंटिन्यूसली व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे इन्वेस्ट करें ताकि आपको उसका रिटर्न मिलते रहे। राइट।
और लक्षित यहाँ पे एक बात ये भी है कि जब आप एक रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट करो, हाँ मान हाँ लो कि हम फैमिली फ्रेंड्स को हम लोगों ने बता दिया वो, बट आज गुजरात में बैठा हुआ उत्सव आज एक लक्षित की पोस्ट देख रहा है जो जिसको जानता ही नहीं है, जो वॉचेस बेच रहा है, तो वो मुझे ट्रस्ट नहीं आएगा। तो वो ट्रस्ट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि आप देखो, एक बार ट्रस्ट क्रिएट करोगे, आप एक बार वैल्यू क्रिएट करोगे अपने ऑडियंस के लिए, उसके बाद ही वो आपको वो भरोसा करेगा कि नहीं चलो इसके पास से मैं ले सकता हूँ। जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल है, ओके अभी मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा हुआ है, आप इतनी अच्छी तरीके से रीसेलिंग सिखाते हो, तो जब अगर मुझे कोई ऐड आएगा आपके कोर्सेज का, या तो फिर मैं देखूंगा कि आप अपने कोर्सेज चलाते हो, तो क्या है कि मैं कोर्सेज लेने के लिए मैं रेडी हो जाऊंगा, क्योंकि मालूम है कि मुझे लक्षित ने वो वीडियोज में बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड की। तो ये एब्सोल्युटली। ट्रस्ट कैसे जीतना है? सो ट्रस्ट करना एक फंडा बहुत इजी होता है। सबसे बेटर ट्रस्ट जो होता है वो आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उस चीज़ से होता है। True. अगर सपोज मेरी वॉच का ब्रांड है हाँ और अगर मैं छोटी छोटी रील्स बना रहा हूँ और लोगों को बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है सपोज डिजिटल वॉच और एनालॉग वॉचेस में, हाँ या फिर ये बताता हूँ कि इंडिया की जो टॉप सेलिंग एनालॉग वॉचेस कौन सी है, या फिर वर्ल्ड की कुछ यूनिक एनालॉग वॉचेस, या फिर ऐसी वॉचेस जो कि वर्ल्ड में बहुत लिमिटेड है, जिनके दाम जो है वो करोड़ों रुपए में, उनमें क्या खास बात है। तो अगर मैं ऐसे कंटेंट शेयर करता हूँ तो जाहिर सी बात है जो बंदा वॉच में इंटरेस्टेड है वो मुझे फॉलो करेगा, क्योंकि उसको ऐसी ऐसी चीज जानने को मिल रही है right. जो शायद कहीं नहीं मिले। और आपको पता ही होगा कि लोग चीजों से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं, जो वॉचेस से हाँ फैसिनेटेड होते हैं उनको पता होता है कि वॉच के एक एक डायल का डायल को क्या बोलते हैं, एक एक पार्ट्स को क्या बोला जाता है, कहाँ पे वो बनता है, कौन सी कंपनी उसको बनाती है। तो लोग उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो एक तो पार्ट हो गया कि आप अपना चेहरा दिखाओ और आप वैल्यू प्रोवाइड करो। चलो चेहरा नहीं भी दिखाओगे तो अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करो, अगर वो है तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं यार इस बंदे को कुछ ऐसी चीज़ पता है जो बाकियों को नहीं पता है। पहला हाँ ट्रस्ट आपकी वैल्यू से आता है। दूसरे लेवल का ट्रस्ट मैं मान के चलता हूँ टेस्टिमोनियल से आता है, कि आपने किसी और कस्टमर को बेचा हुआ है, उस कस्टमर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उसने आपके एप्रिसिएशन के लिए कोई पोस्ट डाला, या फिर आपने उनसे फीडबैक लिया और उनका फीडबैक पॉजिटिव आया, उस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप एज अ टेस्टिमनी अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो। तो वो दूसरे लेवल का ट्रस्ट बहुत अच्छा क्रिएट होता है। और तीसरे लेवल की जो चीज़ होती है ट्रस्ट के लिए, वो होती है परसिस्टेंस। अगर कोई भी एक बिजनेस है जो बहुत एंथुजियाज्म से कर रहा है, अगर कोई भी एक ब्रांड है जो हर दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, चलो मैं एक दिन उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा, 2 दिन ट्रस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर 10-15 दिन 1 साल तक के अगर मेरे को रेगुलरली उनके बहुत अच्छे पोस्ट आ रहे हैं और एफर्ट दिख रहा है, तो मैं डेफिनेटली उस पर ट्रस्ट करूंगा। उनको Right. बताऊं, मतलब उनको हाँ मैं एटलीस्ट एक चांस जरूर दूंगा कि हाँ यार ये हर चीज हाँ मुझे डिस्प्ले कर रहे हैं, आई शुड टेक अ चांस। राइट सो ट्रस्ट इज ऑल अबाउट डेडिकेशन टुवर्ड्स योर ब्रांड, दैट्स इट। हाँ हाँ वीडियो भी आप अपने क्लाइंट से ले सकते हैं। अगर सपोज हाँ मैंने आपको वॉच बेचा है और आपको बहुत अच्छी लगी, तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर मैं आपको नेक्स्ट परचेज में 10% का डिस्काउंट दूंगा। सिर्फ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा हमारे छोटे से बिजनेस के लिए एक रिकमेंडेशन या फिर एक फीडबैक वीडियो थोड़ा सा बना के दे दीजिए। अब राइट अगर आप इतने प्यार से बोलोगे किसी को, तो कोई ना कोई है जो मान हाँ जाएगा और डेफिनेटली आपको एक अच्छा वीडियो बना के दे देगा। राइट ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर हाँ करती है। अब अच्छा, एक और चीज है ट्रस्ट के लिए। सॉरी आप कुछ बोल रहे थे, मैं इंटरप्ट कर दिया। नहीं 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 बट नहीं, जब आप ग्रो होते हो ना, तो ट्रस्ट के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके साथ कौन लोग जुड़ रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल, इनिशियल लेवल पे तो नहीं, बट जैसे ही आपकी सेल्स थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि कोई अच्छे लेवल का जो ब्लॉगर है या फिर कंटेंट क्रिएटर है जो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, जो स्टाइल को बहुत अच्छे से समझता है, आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझता है, उसको आप हायर करो और उसको आप भले उससे आप कोलैबोरेट करो। भले उनकी फीस 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छे चेहरे के साथ जुड़ो। जैसे जैसे वो चेहरा बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वो पर्सन ग्रो होते जाएगा, आपकी ब्रांड भी उनके साथ ग्रो होगी। राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट लेके आता है। राइट राइट ये मतलब छोटे छोटे लेवल के ऊपर, जैसे शाहरुख खान Hyundai की एड्स में आता था, तो वही चीज है कि शाहरुख खान को देख के हम लोग एक ट्रस्ट हमको यूं पे कि शाहरुख खान बेच रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। तो आपने जाहिर बोला कि वो बिल्कुल, वही चीज है कि वो एक ट्रस्ट वो भी एक लेके आएगा। लोग एक चेहरे को जानते हैं हाँ तो वो चेहरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। राइट राइट अभी मुझे ये जानना है कि चैलेंजेस क्या आते हैं
जो भी रीसेलिंग बिजनेस करते हैं उसके टॉप चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, उनको हम लोगों को प्रिपेयर करना है, तो चैलेंजेस क्या आएंगे वो आप बताओ। सो सबसे जो बड़ा चैलेंज आता है वो माइंडसेट का आता है। लोगों को एक दिन के अंदर रीसेलिंग बिजनेस खोलना है और उनको अगले दिन ही उनको 1-1, 2-2 हज़ार का प्रॉफिट करना है। और हाँ वैसा रीसेलिंग में क्या दुनिया में किसी भी बिजनेस में होता नहीं है। जिस बिजनेस पे होता है वो बिजनेस स्कैम होता है। हाँ तो एक दिन में डबल पैसा नहीं होता, या एक दिन में अचानक से आप बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं करते, एक दिन में ब्रांड नहीं बनती। सो ये सारी चीज़ करने के लिए आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और ई कॉमर्स की बेसिक्स को समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ की कमी है, उस पर वर्क करना पड़ेगा, रेदर देन क्वेश्चनिंग योर ओन कैपेबिलिटीज़ कि यार अब मैं बहुत कोशिश किया, अब नहीं हो रहा है तो मैं नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप माइंडसेट ये रख के चल रहे हो कि मेरे पास कोई प्लान बी है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ प्लान ए है, वो हाँ ये है कि मेरे को इस ब्रांड को ग्रो करना है, दैट्स इट। मेरे पास और कोई भी प्लान बी नहीं है, मैं कभी भी इसको पीछे नहीं ले जा सकता। तो डेफिनेटली एक आपका माइंडसेट स्ट्रांग क्रिएट हो जाएगा। फिर आप जो जो गलतियां कर रहे हैं, जो जो चीज़ और एनहेंस कर रहे हैं, उस पर आप वर्क करना शुरू करते जाएंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि नेवर नेवर लव दी प्रोडक्ट। लोग प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं और वो हाँ ब्रांड के आइडिया से प्यार नहीं करते। लोगों को हाँ किस तरीके से वो सर्विस दे उस तरीके से प्यार नहीं करते। अब कोई सोच लिए कि मुझे वॉच की ब्रांड बनाना है, तो वो यही सोचता है कि मैं डायरेक्ट कस्टमर को सेल करने के लिए ब्रांड बनाऊंगा। वो ये भी तो कर सकता है कि वो वॉचेस को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर सकता है। वो ये भी कर सकता है अपने बिजनेस को कि वो होल सेलर्स को वॉचेस प्रोवाइड कर सकते हैं, या एज अ होल सेलर वो रीसेलर्स को वॉच दे सकता है। राइट सो नेवर लव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लव द आइडिया ऑफ बिजनेस कि वहां से पैसा किस तरीके से निकल सकता है। भले उसके लिए आपको बिजनेस को पिविट करना पड़ जाए। पिविट मतलब होता है शिफ्ट करना, हाँ चेंज करना। तो अगर वो कर रहे हैं तो अगेन वो एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिजिटल मार्केटिंग। सीख लो भाई, बहुत काम आएगा। डिजिटल और मार्केटिंग सीखोगे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप सीख रहे हो तो वो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। राइट राइट, ये रीसेलिंग बिजनेस में क्या कोई भी एक एंटरप्रेन्योर अपने बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस के अंदर वो अपने प्रोडक्ट से लेके अपने बिजनेस को लेके बहुत वो इमोशनल हो जाता है। हम्म। और इमोशनल अटैचमेंट बिजनेस में बहुत बुरी चीज है, वो आपको डिटैच रहना ही पड़ेगा, भले ही आपको कितना प्यार हो, आप पैशनेट हो बट इमोशनल मत हो जाओ। अगर इमोशनल होंगे तो गलत डिसीजन आप लोगे। तो ये एक बात आपने ये करेक्ट बोली। अभी मुझे ये जानना है कि ऐसे ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे रीसेलिंग बहुत कम हो रही है और शायद से आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जहाँ पे रीसेलिंग कम हो रही है, वहाँ पे बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके ओके। जैसे एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो है मेंस ज्वेलरी। अगर आप देखेंगे तो वुमेन्स ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मेंस ज्वेलरी कम पॉपुलर है। बट इन फ्यूचर पीपल आर इंक्लाइन टूवर्ड्स ज्वेलरी, और लोग धीरे धीरे अब टर्न हो रहे हैं। मेंस आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स बाइंग ज्वेलरीज फॉर देम, लाइक जैसे चेन हो गई, कड़े हो गए, अंगूठियाँ हो गई है। तो अब धीरे धीरे लोग खरीदना शुरू कर दिए और लोग एज अ गिफ्ट भी खरीदते हैं। लड़कियाँ खरीदती हैं बॉयज़ के लिए एज अ गिफ्ट। तो हाँ ये एक बहुत अच्छा ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्यूचर पे बहुत अच्छा जा सकता है। इसके अलावा गैजेट्स हैं, जो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा इन फ्यूचर में बहुत बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ जाएगी इंडिया में जो जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, जो हमारी लाइफ को और ज़्यादा आसान करेगी। सो गैजेट्स इज गोइंग टू चेंज द रीसेलिंग कंप्लीट इकोसिस्टम। उसके अलावा देखी जाए तो प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स है, जो ये तो अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ बट इन फ्यूचर प्रिंटिंग बहुत की स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपने सुना होगा 3D प्रिंट्स आ रहे हैं चीज़ों के। हाँ सो अब हम ना ही सिर्फ 2D में प्रिंट कर सकते हैं, अब 3D में भी प्रिंट कर पाएंगे। ऑफकोर्स जैसी मशीन्स आएगी वैसे होलसेलर्स आएंगे, तो राइट स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम कुछ भी चीज़ प्रिंट आउट करवा सकते हैं। मेरे को अपना फेस प्रिंट आउट करवाना है, अपने फेस का साइज प्रिंट आउट करवाना है, मैं वो भी करवा सकता हूँ। तो गिफ्टिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे गेट्स ओपन हो जाएंगे इससे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ आ जाएगी जो हम अभी नहीं कर सकते। तो इन फ्यूचर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल डेफिनेटली कम। राइट राइट। और अभी कौन से प्रोडक्ट्स है जो मतलब टॉप पे है रीसेलिंग इंडस्ट्री में? अभी अगर आप देखेंगे तो जो टॉप पे मैं बात कर रहा हूँ वो है ऑफ कोर्स सिल्वर ज्वेलरी। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टॉप पे चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा शूज़ और वॉचेस तो ऐसे प्रोडक्ट है ही ऑलमोस्ट, जो बहुत अच्छे
जो है चल रहे हैं। इसके अलावा होम डेकोर के प्रोडक्ट है, किचन वेयर प्रोडक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और बहुत सारे इंडिया में होलसेलर्स हैं जो चाइना से स्टॉक ला के अपने पास रखे हुए हैं, बड़े बड़े गोदाम उनके गोडाउन्स हैं जिनमें रखे हुए हैं। एक एक दिन का लगभग 1-1 1.5 लाख रुपए वो होलसेलर्स कमाते हैं जस्ट बाय सेलिंग दोज प्रोडक्ट्स। और ऐसे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो फैशन इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, जैसे लेडीज़ कुर्तीज़ हो गई, वो बहुत ज़्यादा हाइप प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक बोल सकते हैं। राइट। और आपके हिसाब से कौन सी स्किल्स जो जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनमें होनी ही चाहिए, या तो फिर डेवलप करे वो जल्दी से जल्दी? मैं बोलूँगा जो मार्केटिंग स्किल्स है, सबसे पहले Right. डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स वो उनको डेवलप करनी चाहिए कि कौन कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर्स है मार्केट में जिससे वो ग्रो कर सकते हैं। Right. जैसे बल्क व्हाट्सएप, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स अच्छे हैं, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे डेटाबेस निकाला जा सकता है रीसेलर्स का, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जिससे पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, ये चीज़ की नॉलेज ज़रूरी है। सेकंड मैं बोलूँगा डिज़ाइनिंग की और एडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि आप कैसे कैनवा कैसे चलाते हैं, कैनवा पे एडिटिंग होती है तो कैनवा पे कैसे एडिटिंग करते हैं, प्रीमियर प्रो या पावर डायरेक्टर पे वीडियो एडिट कैसे करते हैं, मोबाइल पे काइन मास्टर में भी कई लोग वीडियो एडिट करते हैं। तो वो बेसिक स्किल्स जो है वो होना चाहिए। और इसके अलावा बात करना आना चाहिए, कस्टमर हाँ। साइकोलॉजी पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि सेल्स कैसे होती है वो। हाँ। ये 3 चीज़ है तो मेरे ख्याल से कोई भी इनिशियली एंटर कर सकता है। राइट। राइट। और जब आपने सोशल सेल एकेडमी एज अ यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किया, वो कब स्टार्ट किया था आपने? मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, मैंने चैनल बनाया था। उस समय 1-2 वीडियोस डाली थी, फिर उसके बाद मैं छोड़ दिया था, मेरे एग्ज़ाम्स थे, कॉलेजेस था, तो हाँ। उस समय फिर मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया उसको। फिर मैं डायरेक्टली स्टार्ट किया 2019 में, जब मैं राइट। कॉलेज से वापस आया, राइट। और तो जब अभी से अभी तक के हम कंटिन्यू हैं। राइट, तो 2019 से अभी 2022 में मुझे अभी आप यूट्यूब पे थोड़ा ऊपर जानना है कि 2019 में लाइक क्या डिसाइड किया कि अभी कंसिस्टेंटली हर हफ्ते में इतने वीडियो डालूंगा, या तो फिर हर महीने इतने वीडियो डालूंगा, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। हमने तो अपना रीसेलिंग ऐप लॉन्च किया था, सोशल ओ। सेलर ऐप। अगर आप देखेंगे तो अभी भी हमारे यूट्यूब हाँ। चैनल में 2019 की यूट्यूब चैनल में आपको सोशल सेलर का हमारा ऐप दिख जाएगा। और बढ़िया चल रहा था, उसमें 40,000 डाउनलोड्स आ गए थे और ओ। बहुत अच्छा चल रहा था। हम प्रोडक्ट्स अपने ही पास एज अ होलसेलर रख के उसको रीसेलर्स को दे रहे थे और अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे। उस समय भी हमारी टीम अच्छी खासी थी। और फिर हुआ ये कि लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आ गया तो हमारी पूरी डिलीवरीज रुक गई। तो उस समय कुछ था नहीं लॉकडाउन पे, तो एक ही चीज़ थी कि भाई सिखा सकते थे, भाई जो हमने सीखा है वो टीच कर सकते थे। तो हमने लॉकडाउन में बैठे बैठे घर में सिखाना शुरू किया। और नहीं पता क्या है, शायद हमारी किस्मत अच्छी है, हमारा कंटेंट अच्छा होगा। हाँ। तो हमारे वीडियोस पे अचानक से व्यूज़ आना शुरू हुए। व्यूज़ आए और हमको समझ आया कि लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं, तो हम इस पे कंटेंट पे और ज़्यादा काम किए। जब हमको समझ आया कि इसका मार्केट इतना बड़ा है और ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, जब फीडबैक होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम हाँ। किसी प्रोडक्ट बेचते थे ना, तो लोगों का फीडबैक आता था कि यार मेरे को बहुत अच्छा जूता मिला है, और आप नहीं होते तो मतलब मेरे को इतना अच्छा जूता नहीं मिल पाता, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जब हम कंटेंट बनाते हैं तो हमको फीडबैक मिलता है कि आपके कारण हमको ऑनलाइन बिजनेस मिला, और आज हम ना ही सिर्फ अपने लिए अर्न कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए भी अर्न कर पा रहे हैं। तो वो Right. फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि आप किसी को बिजनेस बना के दे रहे हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ। तो ये था थोड़ा सा। उसके बाद हमने सोचा कि यार ठीक है, होलसेलिंग में पैसा ज़रूर है, जिस दिन बहुत बड़े हो जाएंगे उस दिन फिर से होलसेलिंग कर लेंगे या खुद प्रोडक्ट रख के सेल कर लेंगे, लेकिन अभी तो लोगों को सिखाना ज़रूरी है। राइट। तो राइट। और उसके बाद आपने पिवट किया टू हाँ, Courses कम्प्लीटली और- इस मॉडल पे फिर हमारी टेक टीम बनी। हमने प्रॉपर एक वेबसाइट डेवलप की जिसमें हम कोर्सेज रखते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो हमारे कोर्स को आगे सेल करके भी पैसा कमाते हैं। मतलब राइट। अगर आप कोई भी एक कोर्स लेते हो तो उस पर आप एक अफिलिएट मेंबर बन जाते हो, फिर आप किसी भी पर्सन को अपने कोर्स की लिंक से शेयर करते हो तो आपको 25% कमीशन मिलता है, और कस्टमर को भी 25% डिस्काउंट मिलता है। राइट। मतलब 1,000 रुपए का कोर्स है तो उसमें मैं 250 रुपये मैं कमाऊंगा, और कस्टमर को वही 1,000 रुपए का कोर्स लगभग 750 रुपये में मिलता है। जो आपने ये अपना ये बिजनेस मॉडल बनाया, ये बढ़िया है। मुझे अभी ये बताओ कि कौन से मिथ्स है
जो लोगों के माइंड में वो धारणा होती है ना, वो जब भी वो स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी कौन से हार्श ट्रूथ या मिथ बताओगे इस इंडस्ट्री के बारे में कि ये मत रखना? तो सबसे पहले इन जनरल मैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताता हूँ। आज भी लोगों को लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस में पैसा नहीं है या ऑनलाइन बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जब हम घुसते हैं उसके अंदर तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है और ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा है, आज भी है, आगे भी हो गई कम्प्लीटली। सेकेंड चीज़ें होती है, लोगों को मिथ होता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा उस पर। तो ऐसा भी नहीं रहता। अगर किसी का दिमाग बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, तो पैसा उनको बहुत कम लगता है और हाँ लेजिट बहुत कम समय में लोग चीज़ें कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप रीसेलिंग इंडस्ट्री में जाके आप खाली प्रोडक्ट ही बेचो, आप कुछ और। मेरा ही एग्जांपल ले लो, हम रीसेलिंग इंडस्ट्री में गए और आज क्या कर रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, लोग रीसेलिंग पे जाते हैं। रीसेलिंग से आप सेल्स सीखते हो, आप कस्टमर से डील करना सीखते हो, आप किसी भी अननोन आदमी को बेचना सीखते हो सामान को। राइट। और वो टैलेंट आपके पास आ गया ना, तो उसके बाद आप 1,000 का प्रोडक्ट हो चाहे 1 लाख का प्रोडक्ट हो, आपकी पिच सेम रहेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस सेम रहेगा हाँ और वो चीज़ें कैरी ऑन कर पाएगी। सो ज़्यादातर जो मिथ होते हैं वो इसी चीज़ के अराउंड होते हैं कि लोग चॉइस करते हैं कि हम करें कि नहीं करें। और कई लोग को ऐसा लगता है कि बहुत छोटा बिजनेस है यार, हाँ कौन बेचेगा व्हाट्सएप पे या कौन बेचेगा इंस्टाग्राम पे। बट ऐसा बोलते हैं ना, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका बेस सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उस समझ आए कि भाई मेन वो आइटम बिकता क्यों है, लोगों हाँ को ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आती है। इस चीज़ का बहुत अच्छा जो रीसेलिंग बिजनेस है वो बहुत अच्छा ओवरव्यू देता है। आज आप मुझसे पूछ लो कि शूज़ सेल करने पे या वॉच सेल करने पे सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स आती है, मैं आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स बताऊंगा ना कि आप बोलेंगे कि ये अगर जब तक कोई आदमी ग्राउंड लेवल पे ना करे उसको समझ नहीं आएगा। और वो ही जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स है, अगर कोई वही सॉल्व करता है तो वो $1 मिलियन कंपनी बना लेते हैं अपनी खुद की। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो बताओ कि क्या 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 इंसाइट्स मिले आपको जब आपने वॉच और वो शूज वाले इंडस्ट्री में थे? शूज़ का मैं आपको जनरली अब बताता हूँ। शूज़ 3 जगह मैन्युफैक्चर होते हैं। 3 सबसे हाँ पहला एक जो बेसिक लेवल का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो आगरा या दिल्ली पे होता है, ठीक है। फिर उससे जो अच्छी हाई क्वालिटी का होता है वो होता है लुधियाना पे। और फिर ऐसा होता है कि जो उससे बेटर क्वालिटी का होता है वो कई बार चाइना से एक्सपोर्ट होके इंडिया पे आया हुआ रहता है। जो इम्पोर्टेड होता है वो या तो चाइना के थ्रू आया होता है या तो वो हांगकांग के थ्रू आया होता है वो चाइनीज मटेरियल है। जब आप देखते हो ना अंदर, तो आपको समझ आता है कि ये जो कस्टमर है जिसको आपने बेचा था, वो जब रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट, तो आपसे चाइना वाला माल लेके आपको लुधियाना वाला माल रिटर्न करता है या फिर वो आगरा वाला माल रिटर्न करता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखनी है कि मतलब जब वो रिटर्न भी कर रहा है तो यू शुड हैव अ चेक कि एक फ़ोटो में कि प्रॉपर वो कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा आर्टिकल है, क्या चीज़ है। और आपको परख होनी चाहिए उस चीज़ की, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट आपको ले रहा है और कौन सा रिटर्न कर रहा है। जस्ट एक छोटा छोटा सा एग्जांपल। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग है ना वो जैसे ही वॉचेस खरीदते हैं तो कंप्लेन करते हैं कि वॉच आपकी चल नहीं रही है। और जबकि ना हर वॉच चलती है, लेकिन उसका एक हुक होता है जिसको आपको हाँ बाहर खींच के उसको सेट करना पड़ता है। अब हाँ बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होता, तो वो क्या करते हैं, तुरंत आपसे वॉच खरीदते हैं और तुरंत नेगेटिव कमेंट डाल देते हैं कि हमको वॉच रिसीव हुई, वॉच नहीं चल रही, आपका ख़राब है, आपने फ्रॉड किया है हमारे साथ। तो आपको पहले ही उनको कंफर्म करना होता है कि देखिए वॉचेस जैसे ही आपके पास रिसीव होगी, आप उसको पिन को इस तरीके से बाहर निकालिए, उसके बाद आप चालू करके उसको वो कर सकते हैं, उसका प्रोसेस होता है। तो ऐसी एंडलेस बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके ब्रांड को इम्पैक्ट कर सकती है, जो आप ग्राउंड लेवल पे ही सीखते हो। अब मान लो हाँ कल के दिन मैं वॉच की कोई वेबसाइट डाल रहा हूँ, बहुत अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट डाल रहा हूँ, तो अब कोई भी मेरे से वॉच खरीदेगा तो वॉच खरीदने के बाद मैं उसको एक नोटिफिकेशन भेजूंगा कि हाउ टू यूज अवर वॉचेस एंड हाउ टू बेसिकली स्टार्ट द वॉच, what are हाँ the problems that you can resolve by yourself if you ever come across any problem while carrying your watch। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको एक्सपीरियंस आती है। राइट राइट। और लक्षित, लीडरशिप में क्या चेंज आया? आप पहले खुद अकेले करते थे, फिर थोड़ी और टीम बड़ी होगी, अभी 20 लोगों की टीम है। हाँ हाँ। तो लीडरशिप में क्या इम्प्रूवमेंट आया है, क्या चेंजेस करने पड़े? बिकॉज चेंज करने ही पड़ा होगा, बट ऑब्वियसली
तो क्या चेंज सो करना पड़ा? लीडरशिप का एक सिंपल सा एक प्रिंसिपल है जो मैं फॉलो करता हूँ, हालांकि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ नहीं एज सच कि जो मैं जिसके बारे में बताऊँ, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को भागना सिखाओ। लीडरशिप मतलब ये होता है कि आप लोगों के साथ भागो। सो आई बिलीव इन वर्किंग विद द पीपल। सो अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, साथ में अगर काम कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, उनके भी काम को इम्प्रूव कर रहा हूँ, या मैं खुद उनसे सीख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि हाँ ये इस तरीके से बेटर किया जाता है, तो वो लीडरशिप होती है। सो लीडरशिप मतलब हर एक को आप इक्वल फील कराओ, हर एक को जस्ट एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, हर इंसान को वो कितना वर्थ है, उसकी वर्थ आप सही वर्थ बताओ। हो सकता है कि कोई आपके पास ऐसा एम्प्लॉय हो जो जिसकी सैलरी 20,000 की हो, लेकिन वो काम 30,000 वाला कर रहा हो, तो एज अ ओनर आप कभी उसको बोलोगे नहीं कि नहीं यार तेरा काम बहुत अच्छा है तो तुम सैलरी, मतलब लोग ऐसा नहीं करते। बट एक जो ट्रू लीडर होता है वो उनको इंसान को वर्थ करना जानता है और लोगों को आगे पहुंचाना जानता है। उनके साथ रहो, उनके साथ काम करो, यही है लीडरशिप। बाकी अगर आप डायरेक्शन दोगे या लोगों के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड हो जाओगे तो उससे आप कभी भी किसी भी कंपनी को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। राइट। और आपकी 3 सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी में? बहुत डिफिकल्ट है सारी चीज़ों को 3 लर्निंग पे लेके आना। जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है कि सस्टेनेबल बिजनेस करो। जो कर रहे हो ऐसा करो जो प्रॉफिट हो, जिस पे बहुत ज़्यादा लॉस हो, जिस पे आप किसी और से पैसा लेके काम कर रहे हो, उधारी लेके बिजनेस कर रहे हो और उसके बाद डूब डूब रहे हो, तो वो सही बिजनेस नहीं। दूसरी लर्निंग ये है कि जिस प्रोडक्ट से आप बिना ज़्यादा पैसा खर्चा किए पैसा नहीं कमा रहे हो, उस प्रोडक्ट या उस बिजनेस आइडिया को आप एक बार रिकंसिडर करो कि अगर कोई चीज़ है जो वाकई में मार्केट में चल रही है और उसको अगर आप बिना पैसा इन्वेस्ट किए अगर वो चीज़ चल रही है, तो आप पैसा इन्वेस्ट करके उसको ग्रो कर सकते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि अच्छी चीज़ों के लिए लोग बिना कुछ चीज़ के भी पैसा देने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, वो है कि सबको साथ में लेके चलो। अल्टीमेटली आपको एक कंपनी बनाना है, आपको एक पर्सनल इंडिविजुअल आपको खुद ही सस्टेन नहीं करना है। आप अकेले, वो बोलते हैं ना, तेजी से जाना है तो आप अकेले भाग सकते हो, लेकिन दूर तक के जाना है तो आपको लोगों के साथ चलना पड़ेगा। सो डिवाइड योर वर्क अमंग योर कलीग्स, और ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ो और ट्राई करो कि एक अच्छी टीम बिल्ड करो, उस टीम के साथ काम करो, क्योंकि आप लंबे समय तक के आपको जाना है, ना कि आपको तेज जाना है। दैट्स काइंड ऑफ 3 थिंग्स दैट, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब अगर हम बात करने बैठेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी इमोशनल जर्नी और ऐसी बोल सकते हैं इतनी अच्छी जर्नी है, ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं डे और नाइट बात कर सकता हूँ। आई रियली लव व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो ये भी एक चीज है कि लव व्हाट यू आर डूइंग। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर आपको मजा नहीं आएगा तो आप कहीं ना कहीं पे आप क्विट कर दोगे आगे जाके। अगर आपको एक एडवाइस देनी हो यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर को जो अभी 20-22 साल का है, उसको वो अपना खुद का जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको आप एडवाइस कर सकते हो, और एक एडवाइस जो कम्प्लीटली इग्नोर ही करे। ओके, सबसे पहले एक एडवाइस देना चाहूँगा जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको, कि पैसे से पैसा तो कोई भी बना लेता है। जिसके में दम होता है वो बिना पैसे से पैसा क्रिएट करता है, और वहीं से रियल वेल्थ क्रिएट होती है जब आप बिना पैसे से पैसा बनाते हो। और आप सबसे पहले ये फोकस करो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर आप मॉनेटरी कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हो जिससे आप बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले ऐसी चीज़ करो जिससे आप बिना पैसे से पैसा बना सको। आपको ऐसे से नए रास्ते मिलेंगे, या फिर आप ऐसे से नए रास्ते बनाओगे जो शायद और किसी ने नहीं बनाया और किसी ने देखा नहीं है। तो पैसे से पैसा बनाना हर किसी को आता है, कोई भी इंसान बना सकता है, बहुत ईजी है पैसा कमाना। लेकिन बिना पैसे के पैसा बनाना बहुत टफ है, और ये चीज़ करना डिफ़िकल्ट है, ट्रिकी है, फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन बहुत जॉयफुल है। उसकी फीलिंग बहुत अलग है। सेकंड चीज़ जिसको कम्प्लीटली इग्नोर करना है आपको, वो है कि लोग क्या बोलेंगे। कि लोग बहुत सारे आज ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत है कि आज कोई भी इंसान अगर छोटा बिजनेस चालू करने जाता है तो सबसे पहले उसके घर वाले ही बोलते हैं कि तू ये क्या कर रहा है, कुछ बड़ा कर, हमारी दुकान में बैठ जा, हमारा इतना अच्छा बिजनेस है, हमारी बिजनेस में बैठ जा। तो वो शर्मा के नहीं करता कि छी यार, मैं मेरे घर वालों को पता चलेगा कि मैं व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो उनका क्या है वो पड़ेगा। तो वो क्या करता है, फिर अपने घर से पैसा उधारी लेता है
ई कॉमर्स वगैरह शुरू करता है, और क्योंकि उसका बेस क्लियर नहीं होता तो ई कॉमर्स में भी डूब जाता है वो, True. और वो अंदर ही अंदर उसको प्रॉब्लम होना या डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। True. सो लोगों की मत सुनो, लर्न करते जाओ, इन्वेस्ट ऑन लर्निंग, लोगों से सीखते जाओ जिन्होंने वो चीज़ किया है, और उसके बाद कंप्लीटली कान बंद करके अपने खुद का बिजनेस पे फोकस करके नंबर्स पे ध्यान दो कि नंबर्स क्या है। आपके फॉलोअर्स एक नंबर है, आपका एंगेजमेंट रेट एक नंबर है, आपका अमाउंट जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वो एक नंबर है। जब तक कि नंबर बढ़ रहे हैं ना, दुनिया में किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। एक बार बिजनेस स्टेबलाइज हो गया तो फिर पैसा लगाने का बिल्कुल मत उसमें जी, कभी हाथ मत खींचो कि हाँ. अब मैं अगर बिना पैसा लगाए, अगर मैं दिन का सपोज महीने का मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है पैसे लगाने की और 1 लाख चलते रहे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। जिस दिन आपका बिजनेस स्टेबलाइज हो गया और आप बिना पैसे की पैसा बना लिए, उस दिन आप इन्वेस्ट करना शुरू करो अपने बिजनेस पे, उस दिन आप पैसा लगाना शुरू करो। 1 लाख का 10 लाख कैसे बनाएं, उस चीज़ के लिए बहुत कैपिटल लगती है, उस चीज़ के लिए बहुत सारी नई स्किल्स लगती है, उस चीज़ को डेवलप करो। राइट राइट। अक्षय, तो लास्ट में मुझे ये जानना है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पॉडकास्ट पे, और जेन्युइन ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताओ कि किस तरीके बहुत से अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे आपने, और आई होप कि जो ये पॉडकास्ट देखेगा उसको क्लैरिटी हो जाएगी कि उसको ये समझ आ जाएगा कि इस पॉडकास्ट में हमने खाली रीसेलिंग के बारे में बात नहीं किया है, हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की है, जो छोटे लेवल से चालू होती है एक रीसेलिंग के रूप में या एक छोटे बिजनेस के रूप में, और वो बड़े किस लेवल तक की जा सकती है। एंड आई थिंक ये एक विजन क्रिएट कर रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप इसको कंटिन्यू करते रहिए, एंड वन डे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और काफ़ी लोग को आप एंटरप्रेन्योर बना चुके होंगे इस इनिशिएटिव से। थैंक यू सो मच लक्षित, बहुत मज़ा आ गया मुझे बात करके। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड गाइज। आई होप आपको रीसेलिंग इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू मिल गया होगा, रीसेलिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए उसका एक इन डेप्थ नॉलेज मिल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जिनको रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। एंड प्लीज़ don't forget to subscribe to our channel and share your 3 favorite learnings from this episode in the comment section. Till then, thank you so much and tata, goodbye.